नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद 54-55 में उस समय बिहार के जो गवर्नर थे सीपीएन सिन्हा, सर सीपीएन सिन्हा, ये इस पंजाब के गवर्नर भी थे। उन्होंने एक बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर जिला में गंगा के उस तरफ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की बात सोचे। सर सीपीएन सिन्हा उसे 45 विद्यार्थियों को लेके उस महाविद्यालय की शुरुआत की। 21 अप्रैल 1956 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां उद्घाटन किए और उद्घाटन के दौरान उन्होंने जो कहा वो सन 56 से लेके आज 2023 तक वह बात समुद्र की गहराई के नीचे चली गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में आज़ादी मिलने के बाद भी यहाँ की जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा के कारण यहाँ बिहार का विकास कभी नहीं होगा। और यही कारण है कि बिहार में 47 के बाद से जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बिहार के विकास की बात को दरकिनार किया और अपने हित के लिए बिहार में जाति प्रथा को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया। फलाना ब्राह्मण है, फलाना राजपूत है, फलाना कुर्मी है, फलाना दुसाध है, फलाना ये है, ढिमकाना ये है, और ये बांटकर अपने फेविकोल से कुर्सी पे चिपकते चले गए। बिहार के लोग, बिहार की जो स्थिति हुई, बिहार की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, ये स्थिति इतनी बदतर हो गई इन 76-77 वर्षों में कि बिहार के लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में, बिहार के लोग पढ़ने की तलाश में, बिहार के लोग शिक्षा की तलाश में, बिहार के लोग स्वास्थ्य की तलाश में बिहार से बाहर भाग रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूं बिहार भवन, ये चाणक्यपुरी में। पिछले 35 वर्षों से इस भवन से मेरा ताल्लुकात है। आज बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जाति प्रथा को लेकर राजनीति शुरू किया है, जाति के आधार पर जिस तरह वो अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए एक युद्ध का शुरुआत किया, यह आने वाले दिनों में बहुत ही अशुभ होगा, ये आज मान के चलिए। आज़ादी के बाद से अभी तक करीब 45 मुख्यमंत्री बने, श्री कृष्ण सिन्हा से लेके आज नीतीश कुमार तक। लेकिन अगर विकास को लोग जोड़ते हैं तो विकास की परिभाषा उनके नज़र में यह है कि गंगा के किनारे पुल बना दिए। पटना के लोग गंगा के किनारे उस पुल पे खड़े होकर भ्रमण करेंगे और अपने आप को बॉम्बे के नरीमन पॉइंट पे महसूस करेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए, रोजी रोटी के लिए उन्हें बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और भारत के तमाम राज्यों और शहरों में जाना होगा। रोजी रोटी के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फलाना ब्राह्मण है, फलाना राजपूत है, फलाना भूमियार है, फलाना कुर्मी है, ये व्यवस्था पूरी हो गई है 4 दिन पहले।
बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिन्हा 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक। फिर बने दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक। फिर आए विनोदानंद झा 1961 से लेकर 1963 तक। फिर आए के वी सहाय 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक। फिर आए महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री। फिर लगा प्रेसिडेंट रूल। यह पहला प्रेसिडेंट रूल था 1968 में, 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1959 तक। फिर बने दरोगा प्रसाद राय, फिर आए कर्पूरी ठाकुर, फिर बने भोला पासवान शास्त्री, फिर लगा प्रेसिडेंट रूल। ये था 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक। इस प्रेसिडेंट रूल के बाद बने केदार पांडे। केदार पांडे के मुख्यमंत्रित्व काल रहा 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक। केदार पांडे के बाद आए अब्दुल गफूर 1973-1975। फिर आ गए जगन्नाथ मिश्रा 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक। फिर लगा प्रेसिडेंट रूल 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक। इस प्रेसिडेंट रूल के बाद बिहार का कमान आया या बिहार के मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, फिर बने रामसुंदर दास, फिर लगा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल था 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। इस प्रेसिडेंट रूल के बाद बने जगन्नाथ मिश्रा, फिर बने मुख्यमंत्री 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक। जगन्नाथ मिश्र के बाद आए चंद्रशेखर सिंह 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक। चंद्रशेखर सिंह के बाद बने बिंदुश्री दुबे 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक। बिंदुश्री दुबे के बाद आए भागवत आजाद 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 89। फिर आ गए सत्येंद्र नारायण सिन्हा 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक। सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बाद फिर आ गए जगन्नाथ मिश्रा 6 दिसंबर 89 से 10 मार्च 1990 तक। जगन्नाथ मिश्रा के बाद आ गए लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक। लालू यादव के बाद आया प्रेसिडेंट रूल। ये प्रेसिडेंट रूल लगा था 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक। इस राष्ट्रपति शासन के बाद लालू यादव फिर 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव के बाद बन गए राबड़ी देवी। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक। राबड़ी देवी के बाद फिर बना प्रेसिडेंट रूल। ये प्रेसिडेंट रूल 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक। फिर बन गई राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी के बाद आ गए नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 से एक दिन के लिए। फिर आ गया राबड़ी देवी बनी 2000 से 2005 तक। फिर आ गया प्रेसिडेंट रूल 2005 में। और इस प्रेसिडेंट रूल के बाद नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बाद बीच में आ गया स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015। और फिर आ गए नीतीश कुमार 12 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015। और फिर नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार और आज नीतीश कुमार। चार दिन पहले बिहार में एक ऐसे दस्तावेज रिलीज हुए हैं, जो दस्तावेज अगर बिहार का कोई भी व्यक्ति अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचेगा, अपने बच्चे को देख के, अपने परिवार, माता पिता सभी को देख के अगर एक बार सोचे, तो ये कागजात संपूर्ण बिहार को बांट दिया है।
यहाँ लोगों के सोचने के लिए वो अवसर नहीं दिया गया कि लोग चाहे किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हों, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ये कागजात इस तरह कर दिया कि तुम ग्वाला हो, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम राजपूत हो, तुम पासवान हो और तुम अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ी जाति हो, बहुत पिछड़ी जाति हो, और ये तमाम लोगों को बांटकर जो विधानसभा है उसमें बैठेंगे मंत्री लोग, एमएलए लोग, मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ सारी व्यवस्था जाति के आधार पर है। कोई भी व्यक्ति जो वहां पे पटना में या गया में, मुजफ्फरपुर में, सासाराम में, शहर के किसी भी गांव में किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसकी इच्छा जरूर है कि उसके बच्चे पढ़ें। वो कभी नहीं चाहेगा कि उस जो गांव में वो काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, किसी मजदूरी का काम कर रहा है, उसका बच्चा मजदूर बने। आज इस शहर में, दिल्ली शहर में जितने भी अट्टालिकाएं बन रही हैं, जितने मकान बन रहे हैं, उसमें 90% माइग्रेट होके बिहार के मजदूर हैं। यहाँ काम करने वाले जितने भी ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार, पैसे वाले ठेकेदार, उन बिहारी परिवारों को जब देखते हैं, बिहार के जो मजदूरों को देखते हैं, उनकी महिलाओं को देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, उनकी नज़र को देखिए, किस नज़र से देखते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे प्रदेश में जिनके पास कमान है, उनकी सोच जाति व्यवस्था पे है और वो उस जाति से बाहर नहीं निकल पा रहे। यह बिल्कुल तय है कि आज से 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष में जिस कागजात, जिस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को उस जमाने में जो चीज किया गया, हम उसी चीज को 90 वर्ष बाद क्यों दोहरा रहे हैं? आज बिहार में नीतीश कुमार उस समय 20 वर्ष के थे जब 1971 का चुनाव हुआ था। मैं पटना के सड़कों पे अखबार बेचता था। मैं नीतीश कुमार को उस जमाने से देखा हूँ, या नीतीश कुमार के साथ आज जितने भी कंटेम्पोररी उनके नेता हैं, सभी लोगों को जानता हूँ। 1971 में जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में नीतीश कुमार 20 वर्ष के थे, लालू प्रसाद यादव 23 वर्ष के थे और कुशवाहा साहब शायद 11 वर्ष के थे। आज ये जाति व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जाति के आधार पर राजनीति करने के लिए पूरे दस्तावेज को तैयार किया है। उस समय इंदिरा गांधी चुनाव में थी, 5वीं लोकसभा का चुनाव था और चुनाव मध्यवर्ती था। उसमें जो नारा था, वो नारा ये था कि न जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर। उस समय जाति को दरकिनार करके
एक व्यक्ति को सामने लाया गया और फिर वोट की बात की गई। आज 4 दिन पहले जब ये दस्तावेज जाति के आधार पर बिहार में किस किस जाति के लोग हैं, उनकी संख्या क्या है, ये जैसे निर्गत हुआ है, उसके बाद शायद ही कोई राजनीतिक नेता है, चाहे घुटने कद के हों, ठेंगुने कद के हों, कमर कद के हों, गर्दन कद के हों, आदम कद के हों, सभी लोग यही सोचना शुरू कर दिए हैं कि हमारी जाति के कितने लोग हैं, हमको कौन वोट देगा, हमारी संख्या कितनी बढ़ेगी। लेकिन कोई यह नहीं कर रहा है कि वो जिस जाति के हैं उस जाति के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके उस जाति के लोगों के लिए कितना अस्पताल है, उनके लोगों को काम करने के लिए कितना अवसर है। कोई नहीं। सभी की नज़र विधानसभा में है, सभी की नज़र राज्यसभा में है, सभी की नज़र लोकसभा में है। और मेरे बाबूजी करीब 32 साल पहले उनका देहांत हो गया। वो कहते थे कि लोभी गांव में ठग भूखा नहीं मरता है। आज अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अक्षरशः यह बात सत्य है। हर एक व्यक्ति नेता बनना चाहता है। अगर बिहार के गांव में सर्वे करेंगे, घरों की सर्वे करेंगे, तो शायद 10 घरों में 2 घर में ग्रेजुएट मिलेगा, 2 घर में शिक्षित व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन हर एक घर में 4 नेता जरूर मिलेगा। मैं दो बिंदुओं को रखूंगा। पहला तो राजनीतिक बिंदु है और दूसरा बिंदु जो है सो विकासात्मक बिंदु है। क्योंकि मैं ज़्यादा विकासात्मक बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा, राजनीतिक बिंदु में बाद में आऊँगा। तो विकासात्मक बिंदु यह है कि यदि इस जाति जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक जो सर्वे कराया गया है उसके आंकड़े अगर रखे जाएंगे तो ज्ञात हो जाएगा कि किस जाति में गरीबों की स्थिति क्या है। गरीबों से आशय है जो बिल्कुल भूमिहीन होंगे या जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, यानी जो मार्जिनल फार्मर्स होंगे और स्मॉल फार्मर्स होंगे। क्योंकि बिहार ने ज़मींदारी सिस्टम के समय ही देखा था किस प्रकार से ज़मीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है, वो बहुत ही अनइवन था। ये मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़े पैमाने पर भूमि संघर्ष भी चले हैं, चाहे समाजवादियों की बात करें, चाहे कम्युनिस्टों की बात करें, या तो पूरा नक्सल मूवमेंट भूमि पर केंद्रित था, भूमि के बंटवारे के सवाल को लेकर केंद्रित था। इन बाद में जो जिसको हम ओबीसी कहते हैं, जो मध्य जातियां हैं, उनमें समृद्धि आई और उन्होंने सवर्णों से बहुत सारी ज़मीनें खरीदी भी हैं। उनके पास भी कुछ ज़मीनें हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, गृहविहीन की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना मकान नहीं है। तो इस सब चीज़ों का पता चलेगा। अन्य सुविधाएं नहीं हैं तो उनका पता चलेगा। तो विकास के लिए यदि नीतियां बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल तय हो जाएगा कि किन समुदायों के लिए उनकी आबादी कहाँ कहाँ है और हमें कैसी विकासात्मक नीतियां बनानी चाहिए। अगर मुझे पॉलिसी बनाना हो तो निश्चित तौर से जो गरीब किसान होगा, जो मार्जिनल किसान होगा और जिसकी आमदनी का मुख्य जरिया वही होगा, जो मजदूर होगा जिसकी आमदनी का मुख्य जरिया गाँव में लोगों के खेतों में काम करना या छोटे मोटे जो सरकार के काम होते हैं या निजी क्षेत्रों के जो काम होते हैं, जिसको हम एग्रेरियन लेबर कहते हैं, उसके आधार पर जिनकी आजीविका चलती है, उनके लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जा सकती हैं। नीतियां तो हैं, लेकिन उन नीतियों को फोकस तरीके से कहाँ पर लागू करना है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात आ सकती है। सामाजिक आर्थिक जो गणना हुई है उसके आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे और प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेगा कि हम कैसे नीतियां बनाएं। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो सरकार होगी, जो सत्ताधारी वर्ग होगा, उसकी प्रायोरिटी क्या है। मैंने कहा कि बिहार में काफ़ी भूमि संघर्ष चले थे, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि भूमि संघर्ष के बाद जब जमींदारी एबोल्यूशन हो गया, भूमि सुधार अधिनियम हो गए और फिर सीलिंग एक्ट आए और सीलिंग एक्ट में बहुत सारे लूपहोल भी डाले गए थे, वो कुछ
हुआ कुछ नहीं हुआ, इसी तरह की स्थितियां बनती आ रही, लेकिन फिर भी भूमि सुधार प्रशासन के एजेंडा का पार्ट था। पिछले 20-30 सालों से मैं देख रहा हूं बिहार में कि भूमि सुधार किसी भी सरकार का, यहाँ तक जो अभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अभी जो जाति जनगणना के पक्ष में बहुत बड़े पुरोधा लोग माने जाते हैं, उनके भी एजेंडा में भूमि सुधार नहीं रहा है। उनके भी एजेंडा में मजदूरों को उनका हक मिले, यह बात नहीं रही है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ती जरूर है, लेकिन उस न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक से, ये प्रायोरिटी का पार्ट नहीं है। यदि कोई अधिकारी उस विभाग में रह करके और ऐसा कोशिश करता है तो उसे अकेले कोशिश करनी पड़ती है। उसका समर्थन सरकार की ओर से मिल ही जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि दबाव पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक आंकड़े आ गए हैं, उसके आधार पर नीतियाँ बिल्कुल फोकस तरीके से ऐसी बनाई जाएं कि जो लोग काफ़ी पीछे हैं, जिस सोपान में काफ़ी पीछे हैं, उन्हें आगे उठाने के लिए नीतियाँ बनाने का यदि दबाव होगा तो निश्चित तौर से उसका फ़ायदा गरीब लोगों को निश्चित तौर से मिलना शुरू हो जाएगा। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना का मकसद समाज को बांटना कभी नहीं होना चाहिए। उसका मकसद होना चाहिए जो असमानता है, जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, जो औरत मर्द के बीच की गैर बराबरी है, जो समाज में पैदा हुई गैर बराबरी, उस गैर बराबरी को दूर किया जाए। यह नहीं हो सकता कि किन्हीं के पास संसाधन नहीं हो, संसाधन विहीन हो, और किन्हीं के पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो। मैं नहीं कहता कि जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो उसको छीन लिया जाए, परंतु मैं ज़रूर कहता हूँ कि सरकार का जो हस्तक्षेप है वो संसाधन विहीन लोगों के पक्ष में ज़्यादा होना चाहिए, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो भी सार्थक कदम है वो कदम उठाना चाहिए। तो विकासात्मक रूप से मुझे लगता है कि यह चीज़ जब सामाजिक आर्थिक जो आंकड़े आ जाएंगे, उनके साथ जब विश्लेषण होगा तो यह बातें उभर करके सामने आएंगी और लोगों का दबाव भी बढ़ेगा। इंदिरा गांधी का उस नारे का परिणाम ये हुआ कि लोकसभा में 545 सीटों में कांग्रेस को 352 सीट मिला। यह इतिहास है। आज 71 और 2023 में आज जब नीतीश कुमार का यह दस्तावेज रिलीज हुआ तो राहुल गांधी कहते हैं कि सबों को जाति के आधार पर उन्हें विकास का हिस्सा या विकास में जो हिस्सा है वो उन्हें मिलेगा। क्या ये सोच है? यह सोच निम्न सोच है। सन 1971 और 2023, 71 में इंदिरा गांधी का नारा और आज 2023 में नीतीश कुमार जब ये दस्तावेज, जातीय दस्तावेज रिलीज करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। ये सोच दुर्भाग्य है। ये मूलतः जिस जातिगत राजनीति को नीतीश कुमार चला रहे आने वाले चुनाव के लिए, या उनके मन में क्या चल रहा है यह कहना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो योद्धा नीतीश कुमार के दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आम आदमी, जो मतदाता है, वो तो यही समझेगा कि नीतीश कुमार जातिगत राजनीति का खेल खेल रहे हैं, और उसमें जितने भी अन्य पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां उस राजनीति का हिस्सा हो रहे हैं। अरे इस आवाज में नहीं, ऐसी बुलंद आवाज बोलिए। यह आवाज देश के जाने का पर्दा फाड़ देगी।
जिस आंकड़े को निर्गत किया गया उस आंकड़ों के अनुसार बिहार में 13,17,25,310 मुंडी माने मनुष्य इतनी आबादी है। इसमें कुल 215 जातियां हैं। इस आंकड़े का अध्ययन करने के बाद आपको यह सुनकर, देखकर, जांचकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, स्वाभाविक है नीतीश कुमार ने जाति के आधार पर समाज को विभक्त किया है, लोगों की संख्या को बताया कि किस जात के लोग कितने हैं बिहार में। उस हिसाब से नीतीश कुमार के जाति यानी कुर्मी बिहार में जितने हैं और जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए, वह उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यानी यादव समुदाय के लोग नीतीश कुमार को बहुत पीछे छोड़ दिए। यानी यादव समुदाय आज बिहार में सबसे ज़्यादा है और नीतीश कुमार की संख्या बहुत कम हो गई। तेजस्वी यादव के समुदाय के लोगों का पलड़ा भारी है उनके चचा जान के यानी मुख्यमंत्री के जो समुदाय के लोग हैं, कुर्मी से तकरीबन 12% अधिक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कायस्थों की संख्या, बिहार में कायस्थों की संख्या इतनी निम्न हो गई है। यानी वो बढ़ई से, नौवा से, मुसहर से, ये जाति के लोग उनसे ऊपर है और कायस्थों की संख्या सबसे नीचे हो गई है। ब्राह्मण समुदाय के बारे में तो बात ही नहीं करें। जैसे ही नीतीश कुमार का यह दस्तावेज बाहर आया, प्रदेश में जो जातीय राजनीति है वो एकदम राजधानी एक्सप्रेस के रूप में चलने लगी है। लोग ये सोचने लगे कि आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, किस जाति के लोगों को जिनका प्रदेश में बाहुल्य है वो किनको किनको टिकट मिलेगा, किस जाति के लोगों का बाहुल्य होगा। अब उस हिसाब से तो कायस्थ या ब्राह्मण ये सभी लोग नीचे चले जाएंगे, इनकी कोई पूछ नहीं है। सरकारी दस्तावेज नीतीश कुमार जी ने रिलीज किया, उसके हिसाब से बिहार में कुल आबादी 13,07,25,310 और इसमें 215 जातियां हैं, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या यादव जाति का है 14.26%। अन्य जातियों की जो जनसंख्या में है वो दुसाध है 5.31%, रविदास है 5.25%, कुशवाहा 4.2, ब्राह्मण है 3.65, राजपूत है 3.45%, मुसहर है 3.08%, कुर्मी है 2.87%, भूमियार है 2.86%, मल्लाह है 2.60%, वैश्य है 2.31%, धानुक है 2.13%, नूनिया ये है 1.91%, चंद्रवंशी जाति के लोग हैं करीब 1.64%, नाई जो बाल काटेंगे उनकी फीसदी है 1.59%, बढ़ई लकड़ी ठोकेंगे उनकी फीसदी है 1.45%, कायस्थ है 0.60%। बिहार की कुल आबादी में तकरीबन 6,41,31,990 पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 6,11,38,460 है। अन्य की संख्या 82,836 बताया गया है। जनगणना के अनुसार 1,000 पुरुषों पे 953 महिलाओं की संख्या है। इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि इस साल जो ये जातीय जनगणना के आधार पे नीतीश कुमार ने ये सांख्यिकी रिलीज किए, उस सांख्यिकी में
राज्य में धार्मिक जनसंख्या भी सामने आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में अभी हिंदू आबादी तकरीबन 82% है, यानी 81.99%, और मुस्लिम आबादी 17.7%, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आबादी एक तो जाति के आधार पर, अब संप्रदाय के आधार पर इस तरह से विभाजित किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पेट की गहराई और हिंद महासागर की गहराई दोनों बराबर है। जब इस साल के शुरू में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जनगणना के बारे में एक टिप्पणी किया, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि यह जातीय जनगणना नहीं है बल्कि जातीय सर्वेक्षण है। शब्दों के साथ खेल गए और सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सका। परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय जो 20 जनवरी 2023 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिहार में जातीय आधारित जनगणना के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली जो विभिन्न दलील थे उससे पहले इनकार किया था, बात नहीं करेंगे। 4 मई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पे रोक लगा दी और राज्य सरकार को अब तक एकत्रित किए गए सर्वेक्षण डाटा को सुनवाई अगली तारीख यानी 3 जुलाई 2023 तक संरक्षित रखने का आदेश दिया था। बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सर्वेक्षण का 80% काम पूरा हो गया। पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में बिहार सरकार से 11 बिंदुओं पर सवाल पूछे। बिहार सरकार ने प्रतिवाद किया कि एक केंद्रीय कानून सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 राज्य सरकार को जाति सहित सभी प्रकार की जनगणना और सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यह कहना बहुत मुश्किल है। चाहे केंद्र के राजनीतिक पार्टियां हो या आंचलिक राजनीतिक पार्टियां हो या बिहार की राजनीतिक पार्टियां हो, सभी लोग एकजुट होकर प्रदेश को टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं या कर दिए हैं। 7 जुलाई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 8 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। बाद में 1 अगस्त 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण करना वैध और कानूनी है। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए अपने 101 पृष्ठ के फैसले में आदेश पारित किया। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण 2 अगस्त 2023 से फिर शुरू हुआ और 21 अगस्त 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने जातीय सूची में ट्रांसजेंडरों को हटाने की मांग करने वाली एक रीट याचिका पर निपटारा भी किया। इस बीच 21 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश संजीव खन्ना और SVN भट्टी के पीठ ने केंद्र सरकार के सर्वेक्षण के संभावित परिणामों के संबंध में 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा और बाद में मामले को 28 अगस्त 2023 को फिर से सुनवाई करने के लिए निर्धारित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि भारत की जनगणना अधिनियम 1948 केवल केंद्र सरकार को जनगणना और जनगणना जैसी कोई कार्रवाई करने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार के हलफनामे के जवाब में बिहार सरकार पुनः दोहराया कि सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 उसे सामाजिक न्याय के हित में इस तरह की गणना प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार देता है। दिल्ली में रहने वाले 99% लोग से अगर पूछें कि बाराखंबा रोड किसके नाम से है तो शायद एक भी व्यक्ति नहीं बता पाएंगे। बाराखंबा रोड का नाम किसके नाम पे पड़ा शायद नहीं बता पाएंगे। आज
बिहार में जिस तरह से जातीय समीकरण को लेकर बिहार को जाति के नाम पे टुकड़ा टुकड़ा किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, बिहार के लोग उसी तरह अनभिज्ञ हैं कि इसका आने वाले दिनों में क्या परिणाम होगा। उसी तरह जिस तरह दिल्ली में लोग बारह खंबा रोड किसके नाम पे पड़ा है नहीं जानते। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय का नाम लें, किसी भी विश्वविद्यालय में बेहतरीन शिक्षक नहीं है, लोग शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं। किसी भी विद्यालय में बेहतरीन शिक्षक नहीं है। शिक्षक बनने की बात छोड़ दीजिए, स्कूल की पढ़ाई के लिए लोग बिहार से पलायित होकर दूसरे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर में जब अव्वल आते हैं तो बिहार के लोग बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है, काहे को बिहारी है। आज बिहार से जितने लोग बाहर पलायित हो गए उनका बिहार की सूची में नाम नहीं है। वो दूसरे दूसरे शहरों में मतदाता सूची में नाम लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि बिहार में जिस तरह से जाति, यादव हो, कुर्मी हो, कोयडी हो, पंडित हो, लाला जी हो, जो भी जाति के लोग का जो हश्र हुआ है, जो हाल हो रहा है, उसमें परिणाम यही होगा कि सभी जो कल भी दबे कुचले थे वो आज भी दबे कुचले ही रहेंगे। ये राजनीतिक चाल इस तरह चली जा रही है कि जाति के नाम पे सभी लोग राज करेंगे। सभी लोग में जो कुछ खास लोग हैं वो लोग सत्ता में बैठेंगे। हाँ तो बस ठीक है। हाँ तो ठीक है, आपका फोटो रिकॉर्ड हो गया। जहाँ बता रहा हूँ ना वहाँ भी पिछले 60 वर्षों का आप बिहार का कास्टवार को देखिए। कहीं भूमिहार नीचे जाति को मारा है, कहीं दूसरे जाति के लोग ऊपर के कास्ट के लोगों को मारा है। कहीं यादव मरे, कहीं कुर्मी मरे, कहीं पंडित मरे, कहीं राजपूत मरे। लेकिन फायदा किसे हुआ? फायदा सिर्फ राजनेताओं को हुआ है। ये सभी राजनेता जाति के नाम पे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन आपको टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं।